अब हम हिमला के बारे में डिस्कशन शुरू हो चुका था, थोड़ा प्रैक्टिकली रिवीजन करा था, ठीक। और अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफिकल डिसीजन के बाद, मैंने आपको भारत में प्रमुख पर्वत बताए थे। आप कमेंट देखिए कृष्णा यादव की ना, कमेंट देखो आप लोगों को अगर मूड सही नहीं हो रहा तो सही हो जाएगा। कृष्णा यादव नाम गलत कमेंट कर रहा है। दूसरा टाइप ऑफ माउंटेन्स आप देखेंगे, फिर मैंने टाइप ऑफ माउंटेन्स आपको बताया था, फिर मैंने वलित पर्वत एग्जांपल वगैरह देके इन चीजों को क्लियर किया था, और फिर मैंने आपको कॉबर का भूसन्निधि सिद्धांत आपके सामने क्लियर करा था, राइट? जी हाँ। अब कॉपर का भूसन्निधि सिद्धांत ये होता है, कॉपर का कहना यह है कि जमीन इस तरीके से अपनी तरफ वह भूखंड था, उसके बीच में जो कचरा था वो बढ़ा है, इसलिए कहना है कि यहाँ पर कचरा नीचे गिरा है, जो कचरा है इसकी वजह से डेंस होने की वजह से यहाँ की जो जमीन है वो धंस गई है। जमीन धंसने की वजह से दोनों प्लेटों का मूवमेंट एकदम से हुआ, जिससे टकरा के जो कचरा है वो ऊपर आ गया, ठीक है? ये चीज होती है, बट ये इतनी जरूरी नहीं है। इस थियरी को अपन इतनी इंपॉर्टेंट मानते भी नहीं है। जिस थियरी को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं वो वाली थियरी देखिए, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थियरी है वो थियरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो हेडिंग डालते हैं। और ये लिपोर्ड कॉबर ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉबर की थियरी, जियोसिंक्लाइन थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर नोट्स बनाना चाहो तो लिख देना। कॉबर का भूसन्निधि सिद्धांत में क्या होता है, दो बड़े भूखंडों के बीच मौजूद एक लंबा संकरण उपला चलिए भाग था, जिसके धंस जाने की वजह से, जिसके जमीन में धंस जाने, जियोसिंक्लाइन का मतलब धंसना होता है, जमीन में किसी का धंस जाना, उसकी वजह से बहुत अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता। अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है 1914 में आता है, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बहरहाल साहब इस चीज को आप जानना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी होती है। अब ये बताता है आप बहुत इंपॉर्टेंटली कॉबर के अनुसार हिमालय कैसे बना था, एक एक करके लिख लेना। यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच टैक्टिस भूसन्निधि होती है। दोनों भूसंकलों से आने वाली नदी अपने साथ लगातार अवसाद लेकर आती रहती है, ठीक है? जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसमें कंप्रेशन होता है। 7 करोड़ वर्ष पहले ये सिकुड़ता है, बीच का जो भी कचरा था वो ऊपर आ गया, उस कचरे के आने के कारण ही यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। बट अगेन धर्म सिंह भाई, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो जरूरी है वो क्या है, तो वो ये है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जिसको हम बोलते हैं, उसको आप यहाँ पर समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थियरी आप समझेंगे यहाँ पर, समझिए, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। टेक्टोनिक थियरी हिमालय के निर्माण के लिए प्लेट टेक्टोनिक थियरी बेस्ट है। इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम बात करते हैं, सिद्धांत का डिस्क्लोजर हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, थोड़ा आपको बताऊँ, ठीक है? चलो तो वो समझिएगा। या देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के ऊपर बेस करता है। दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, इस पर ये डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट थियरी पर यह डिपेंड करता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पर डिपेंड करता है, जो 1914 में आपकी आई थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह थियरी आई थी, अल्फ्रेड वेगनर, है ना? इस थियरी में क्या किया गया था कि दो प्लेट आपस में टकराई। कौन सी प्लेट? यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराई। इनका कहना यह था कि भूमि में मूवमेंट के कारण, भूमिगत प्लेटों में, ठीक है, संचरण के कारण या गति के कारण एक टकराव हुआ, एक टकराव हुआ था, एक टकराव हुआ। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन प्लेट्स आपको देखने को मिलता है। कोलिजन बिटवीन प्लेट्स, कोलिजन होता है प्लेटों के मध्य, कोलिजन यानी टकराव होता है प्लेटों के मध्य, भूमिगत प्लेटों में कोलिजन बिटवीन प्लेट्स बिकॉज़ ऑफ मूवमेंट इन प्लेट्स, मूवमेंट के कारण यह कोलिजन होता है। और जब यह कोलिजन हुआ तो इसके अंदर मूवमेंट की वजह से, बिकॉज़ ऑफ मूवमेंट की वजह से कोलिजन होता है। जब आपस में दो प्लेट टकराती हैं, एक हल्की है एक भारी है, दोनों सेम तो नहीं हो सकती, ये तुम दिमाग लगाओ पहले। अच्छा सेम भी है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लेट कौन सी थी? भूमिगत प्लेटों में गति होती है, प्लेट हमारे पास दो थी, यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। यूरेशियन प्लेट कहाँ है? नीचे वाली है यूरेशियन प्लेट, है ना? यूरेशियन प्लेट कहाँ है? जो आपको देखने को मिलती है नॉर्थ इंडियन पोर्शन, यह उत्तर भारत का भाग है, यह उत्तर भारत वाला भाग है, उत्तर भारत भाग आपका यह है। दूसरी है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट नीचे वाला भाग है, इंडियन प्लेट है आपका, इंडियन प्लेट ये आपका कौन सा हिस्सा? नीचे वाला भाग है, ठीक है? यानी दक्षिण भारत का भाग है, दक्षिण भारत भाग है, यह आपका दक्षिण भारत का भाग है, यह आपका दक्षिण भारत का भाग आपको देखने को मिलता है, दक्षिण भारत का भाग आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये दो भाग अपन लोग के यहाँ से इधर आ जाते हैं। अब प्लेट का एक दूसरे से कोलिजन होगा, ठीक है? इसको मैंने बता दिया, कोलिजन बिटवीन प्लेट्स बिकॉज़ ऑफ द मूवमेंट। एक ये प्लेट है, ये ऊपर की तरफ है, एक प्लेट है नीचे की तरफ है, आपस में मूव करती हैं, मूव करके टकराएंगी। अब जब ये टकराएंगी तो ये या तो ये मूवमेंट नीचे की तरफ जाए या ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जाए। एक हो सकता है, कंप्रेस तो आप नहीं कर सकते। तुम्हें पता है तुम कुछ चीजों को कंप्रेस नहीं कर सकते, पानी को, हवा को, मिट्टी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। हम तो कर देंगे, आप मेरे सामने ला के दिखाओ, मैं अभी बोतल पिचका दूंगा, ठीक है? कंप्रेस कर दूंगा। भाई देखो बात ये है, लिक्विड को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पानी जितना है तुम उसे ऐसा थोड़ी है कि उसे ऐसे प्रेस करके कम कर दोगे, पानी तुमसे कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, ठीक है? आपको लगता नहीं बोतल पिचका देते हैं, भाई तुम बोतल जब पिचकाते हो क्योंकि उसमें स्पेस रह जाता है उतना। अगर पूरे पानी से भरी होगी तो बोतल भी नहीं पिचका सकते। बात है समझ में? सेम चीज मिट्टी के साथ है, मिट्टी को पिचका नहीं सकते क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को जितनी जगह लेनी है उतनी जगह तो लेंगे, और जब वो एक दूसरे से टकराएंगे कुछ ना कुछ तो होगा। अब मान के चलो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास ये रिमोट है, अब ये रिमोट अगर इस चीज से टकराएगा तो एक जगह पहले तो आके रुक गया, लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती हम कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। अब ये अगर जबरदस्ती टूटेगा या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सेम नहीं रह सकता, ठीक है? चलो याद रखना। अब हम बात करते हैं देन इसके बाद आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कोलिजन होने की वजह से टैथे सागर भी था वहाँ पर, टैथे सागर के अंदर जितने भी फॉसिल्स वगैरह थे वो भी ऊपर आ गए, ठीक है? याद रखना। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उठाव होता है। तो इन दोनों के टकराने की वजह से टकराव स्थान की भूमि ऊपर उठ गई, कि भूमि उठ गई। भारी प्लेट नीचे चली गई, हल्की प्लेट ऊपर आ गई, भारी प्लेट ऊपर गई, भारी प्लेट नीचे तथा हल्की प्लेट ऊपर की तरफ रही, हल्की प्लेट उठी, प्लेट ऊपर, यही हिमालय है, ऊपर रही, यही हिमालय है, दिस इज हिमालय। ये जो उठा हुआ स्थान है यही हिमालय है, दिस इज हिमालयस। बात है समझ? ये किसका कॉन्सेप्ट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ्रेड वेगनर, ड्रिफ्ट थ्योरी 1940। कुमार सचिन नाम का एक बच्चा है जिनका कहना है गुरुजी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि आज तक उसे 50 प्रश्न भी नहीं फंसे हैं, ठीक है? चलो देखो कुमार मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? चलो तो बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि जिस एग्जाम की बात करूँ उस एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है? मैं इस एग्जाम के लिए मैंने एक क्लास डाली थी, उसके बाद मैंने क्लास ही नहीं डाली। वो क्लास भी मैंने मैराथन डाली थी, उसको भी रिकॉर्ड करके डाला था, तो मैंने पढ़ाया नहीं। तो इसके ऊपर ये कहना मतलब ये तो वही वाली बात होगी, सर जी आपसे पढ़ाया हुआ जो होता है वह आपका उस वाले पेपर में नहीं आया जिसमें आप नहीं पढ़ा रहे हो। तो यार ये तो लॉजिक नहीं बनता, मैं उस पेपर के लिए पढ़ाई नहीं रहा तो मैं तो क्लेम नहीं करता। क्या मैंने कभी क्लेम करा कि उस पेपर में इतना कभी क्लेम करा मैंने? तो दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं? व्यूज सबको चाहिए, ठीक है? अब ये आपकी मूर्खता रही कुमार भाई कि आप यहाँ आके कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत समझदार मानता हूँ, इसलिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ आपको कि मेरे लाल इस तरीके की बातें मत करो। वो आप जैसे लोगों को तो बहकाते हैं, आप जैसे लोग बहक जाते हो, मत बहका करो, वरना आज ये लोग बहका रहे, कल कोई और बहकाएगा और इसी बहकावे में सब कुछ निकल जाएगा। आप जीवन के उस पड़ाव में है जब पढ़ना चाहिए आप बहके जा रहे हो, ठीक है?
तो छोड़ो इन बातों में, कुछ नहीं रखा। आज यहाँ पे बहकना सीखोगे, कल आपकी महिला मित्र आपको बहकाएंगे, परसों आपकी बीवी, अगर शादी हो पाती है तो, नहीं तो फिर वहीं खेल खत्म है, पहले वाले पॉइंट पे। आगे बात करते हैं। कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं फिर भी यही बात कहूंगा कि मेरे बारे में अगर कोई भी आपसे कह रहा होगा तो खुद सोच के देखो, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, कोई मेरे बारे में क्यों कह रहा है। और फार्मिंग ऐसी थोड़ी होती। आगे हम बात करते हैं। और जिस व्यक्ति को कृष्णा बता रहा है कि वो एक अच्छे टीचर है, मुझे नहीं लगता कि वो टीचर भी है। आगे अपन बात करते हैं, ये लीजिए। आई एम नॉट सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ठीक है, हाई मास्टरपीस। मैं ऐसा नहीं हूं जो खुद आके क्लास में कहूं कि मैंने ये कर रखा, वो कर रखा है। भाई मैंने कुछ नहीं कर रखा। अरे देखो तुम लो, हिमालय के बारे में वी नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालयस। हिमालय के डिवीजन की हम बात करते हैं, तो हिमालय का निर्माण तो हम लोग ने कर दिया। अब हम बात करते हैं हिमालय के डिवीजन की, ठीक है। चलो हिमालय के डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालय की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालय की बात करते हैं, ऑफ हिमालयस की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालयस की हम बात करते हैं, हिमालय के डिवीजन की हम बात करते हैं। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमालय का विभाजन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए हिमालय का विभाजन, बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो अगर अपन इसमें बात करते हैं हिमालय के विभाजन में, दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो सकता है क्षेत्र विभाजन, हो सकता है जो नदियों के आधार पर होता है। एक होता है क्षेत्र विभाजन, रीजनल डिवीजन बोलते हैं इसको। रीजनल डिवीजन आप इसको बोल सकते हैं। हियर वी हैव द रीजनल डिवीजन। एक डिवीजन जो हिमालय का आपको देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली कालक्रम डिवीजन हो सकता है। कालक्रम डिवीजन हो सकता है, ठीक है। चलो कालक्रम डिवीजन हो सकता है, टेन्योर बेस्ड डिवीजन, कालक्रम विभाजन हो सकता है, कालक्रम विभाजन। और ये जो कालक्रम विभाजन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज टेन्योर बेस्ड, आपका टेन्योर बेस्ड डिवीजन आपका हो सकता है, टेन्योर बेस्ड डिवीजन हो सकता है, टेन्योर बेस्ड डिवीजन आपका हो सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो कालक्रम बेस्ड विभाजन है, यह दिशागत तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ये नॉर्थ से साउथ की दिशा में जाता है। यह जो आपका विभाजन है, ये वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ जाता है। हाँ, अब इसमें वो मूर्ता वाली बात मत करना, कोई सा भी क्या ईस्ट से वेस्ट नहीं आ सकता है, दोनों दिशाओं में चल सकता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी बारे में। कुमार सचिन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे बारे में बताया कि मुझसे पढ़कर आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जीडी का पेपर भी अच्छा हुआ, ठीक है। सब टीचर अच्छे, बहुत ठीक है। चलो अब इसमें बता दूं, सबसे ऊपर बच्चे ट्रांस हिमालय है, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है। इसको हम वृहद हिमालय बोलते हैं, वृहद हिमालय इसको बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है ग्रेट हिमालय। ट्रांस को तो ट्रांस ही बोलेंगे, वृहद नीचे आएगा बेटा। ट्रांस को हम ट्रांस ही बोलेंगे, ट्रांस हिमालय को तो ट्रांस हिमालय ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। ग्रेट हिमालय आता है इसके बाद, इसको हम बोलते हैं वृहद हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है मिडल हिमालय, मिडल या लेसर बोलते हैं इसको, मिडल बोलते हैं, लेसर बोलते हैं, मिडल या लेसर हिमालय बोलते हैं, मिडल या लेसर। इसका मतलब होता है मध्य या लघु हिमालय इसको बोलते हैं। लास्ट आता है शिवालिक, खिलय विस्तार, म्यांमार तथा अंडमान निकोबार में हिमालय विस्तार को अराकान यूमा बोलते हैं। अंडमान निकोबार में, इसमें अंडमान निकोबार में हिमालय विस्तार को अराकान यूमा बोलते हैं। हिमालय विस्तार अराकान यूमा कहलाता है। अराकान यूमा कहलाएगा, अराकान यूमा है, अराकान यूमा है, अराकान यूमा क्या है भैया? यही अराकान यूमा है, बात ही समझ में, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर। ये हम वैसे ईस्ट की तरफ के डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय जिसको कहा जाता है, कश्मीर हिमालय जिसको कहा जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है कुमायूं हिमालय, जिसको उत्तराखंड हिमालय बोलते हैं। कुमायूं हिमालय होता है जिसको उत्तराखंड हिमालय बोलते हैं। तीसरा नेपाल हिमालय है, चौथा असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, चौथा क्या असम हिमालय कहलाएगा। ये क्षेत्र होता है, ये नदियों के बेसिस पर डिवीजन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो विल्ड फ्लावर, मैं बिल्कुल आपके मई मंथ एंड जून मंथ दोनों के करंट अफेयर्स लेके आने वाला हूँ। एंड जस्ट मुझे आप समय दे दीजिए, कल मैं मई महीने के करंट अफेयर करा दूंगा, परसों जून के करा दूंगा। हाँ कैलेंडर भाई मुझे आदत है, ठीक है। चलो ओके, फटाफट नोट हो गया, देन आगे बढ़ते हैं, कालक्रम के हिसाब से देन आगे बढ़ते हैं, ठीक, बगैर परेशानी के। ठीक है, ठीक। इनके बीच में कई बार क्या होता है, इनके बीच में फॉल्ट्स आते हैं, डू यू नो फॉल्ट्स, ठीक है। चलिए हाँ सुष्मिता, वो मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं उस चीज़ के लिए माफी चाहूँगा कि मैं आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो मैं कराऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है, उस समय थोड़ा और विवाद चल रहा था जिस वजह से नहीं हो पाया था, अभी मैं करा दूंगा, गुस्सा मत करिए आप लोग, टेंशन फ्री रहो। अभी मैं पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हूँ, बीच में थोड़ा सा और चीज़ों में चल रहे थे। नमस्ते भाई कमल। अच्छा आपने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट? अगर पढ़ा है, देखो इसको सिविल्स वाले भी बच्चे कई बार छोड़ देते हैं। मेजर फॉल्ट्स बिटवीन हिमालय रेंज, हिमालयन रेंज के जो फॉल्ट्स होते हैं उनको बहुत बार छोड़ दिया जाता है। हिमालयन रेंज, मैं चलो ये रेंज के बीच के मेजर फॉल्ट्स करा देता हूँ। मेजर फॉल्ट्स क्या होते हैं? ये दो श्रृंखलाओं के बीच का हिस्सा कहलाता है, उसको मेजर फॉल्ट कहा जाता है। दो श्रृंखलाओं के बीच का हिस्सा मेजर फॉल्ट कहलाता है। अब इसमें अलग अलग है, ट्रांस ग्रेटर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। चलो ITSZ, जी हाँ ITSZ जो होता है, पहले आप समझना ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, देन मिडल हिमालय और लास्ट हो जाएगा शिवालिक। पहले इन दोनों के बीच का जो जोन होगा उसको हम ITSZ बोलेंगे, ITSZ इनके बीच का फॉल्ट है, ठीक है। इनके बीच की जो सीमा है उसको हम ITSZ से हम इसको बताएंगे कि दिस इज ITSZ, ठीक है, याद रखना बगैर परेशानी के, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम ITSZ का मतलब होता है इंडो शैंको सिक्योर जोन, इसको कहा जाता है इंडो, आप थोड़ा सा इसमें याद रखना, इंडो शैंको सिक्योर जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश जो हिंदी वाले बच्चे भैया ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो सिक्योर जोन इसको कहा जाता है, इंडो शैंको सिक्योर जोन कहा जाता है, दैट वुड बी सिक्योर बोलने का तरीका होता है। देन आपका MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट आपका यहाँ होगा, मेन फ्रंटल थ्रस्ट आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बाउंड्री थ्रस्ट, फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलने के लिए फॉल्ट बोल सकते, आपकी मर्जी, फॉल्ट बोल लो, सेंट्रल फॉल्ट भी आप बोल सकते हैं, आप इन सबको भी फॉल्ट बोल सकते हो, थ्रस्ट की जगह फॉल्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसको मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट बोल सकते हैं, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट आपका हो सकता है। इनके बीच का क्षेत्र है, थ्रस्ट बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं,
क्षेत्र, ये बाउंड्री है, मुख्य सीमा क्षेत्र है, ठीक है, मुख्य प्रभावीय क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, यहाँ इसको बोल सकते हैं फ्रंटल, फ्रंटल आप बोल सकते हैं। तो ये वो सीमाएं हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो याद रखेंगे, परफेक्ट। अगर नोट कर पाए आप याद रखना। याद रखने का तरीका सीबीएफ है, सेंट्रल बाउंड्री फ्रंटल। इनके बीच का जो तरीका उसको हम सीबीएफ बोलते हैं, सेंट्रल बाउंड्री फ्रंटल, सीबीएफ इसको बोला जाता है, सीबीएफ सेंट्रल बाउंड्री फ्रंटल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई सिनोजॉइक युग की बात मैं पहले ही कर चुका हूं बेटा, कृष्णा यादव। एक दिन में आकर अगर आप ये घोषित करना चाहते हो कि आप बहुत बड़े विचारक हो, तो मैं आपको यह संज्ञा देता हूं कि वाकई में आप बहुत बड़े विचारक हो। पूरा संपूर्ण संसार भी अगर मिले तो वह आपकी बराबरी नहीं कर सकता। कृष्णा यादव, आप जैसा व्यक्ति ना केवल वर्षों में बल्कि कई सारे कालों में, ठीक है, सतयुग, द्वापर युग और अब चल रहे कलयुग में केवल एक बार ही पैदा होता है। आपने यहाँ आकर पूरी क्लास का सम्मान बढ़ाया है और आपने ये बता दिया कि हिमालय का निर्माण सिनोजॉइक एज में हुआ था। उसके बाद तो आपके नाम के न जाने कितने वर्षों तक गुणगान किए जाएंगे। आगे देखो, मैंने क्या बताया बेटा, ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, ग्रेटर है, मिडिल है, शिवालिक है। ये एक प्रकार की रेंजेस होती हैं। अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, याद रखें। आगे बात करें सर, मैं मीर फॉल्ट्स की बात कर चुका हूं, अब मैं जिसकी बात करूंगा मैं ट्रांस हिमालय की बात करूंगा ना। आई विल टॉक अबाउट ट्रांस हिमालय, क्योंकि मैं पहले ट्रांस हिमालय का डिस्कशन करना चाहता हूं। इसमें 4 आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये पूरी की पूरी एक तरीके से सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलो इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है। और रेंज ऑफ हिमालय आपकी होगी, रेंज ऑफ हिमालय आपकी होगी हिमालयास। सबसे प्राचीन हिस्सा यही है, सबसे प्राचीन हिस्सा यही है। इसमें 4 अलग अलग इसमें श्रृंखला है, 4 श्रृंखला से मिलकर बनता है, 4 श्रृंखला से मिलकर बना है, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम, कोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश, लद्दाख, जांस्कर, जांस्कर और लास्ट हो जाएगा बच्चे कैलाश, लास्ट हो जाएगा कैलाश। कैलाश तिब्बत में है, माउंट कैलाश ही है, ये तिब्बत में है। बाकी तीनों के तीनों, ये इसमें से काराकोरम ये पीओके का हिस्सा है, बाकी लद्दाख और जांस्कर पूरी तरीके से इंडिया में है, पूर्णतः इंडिया में, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज को थोड़ा समझना, ट्रांस हिमालय वाले पोर्शन को समझना। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बिल्ड करूँ, इफ आई ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया, राइट, तो यहाँ इसकी जो लेयर्स होंगी, ट्रांस हिमालय की जो लेयर्स होंगी, पहली लेयर होगी ये, सो दिस इज कॉल्ड एज काराकोरम। अब यहाँ पामीर की नॉट भी है, देयर इज नॉट ऑफ पामीर, ये पामीर का पठार भी इधर ही पड़ता है, इसको बोलते हैं पामीर का पठार, ये पामीर की गांठ है, ये पामीर की गांठ इसको बोलते हैं, पामीर नॉट बोलते हैं, पामीर की गांठ। अरे बंजा सही, तो इसको पामीर की गांठ भी बोलते हैं, ठीक है। चलो पामीर की गांठ भी बोलते हैं, नॉट ऑफ पामीर, इसको नॉट ऑफ पामीर भी बोलते हैं। तो पामीर नॉट अगर इसको बोला जाता है तो कई बार ट्रांस हिमालय के इसके उपनाम के तौर पर इसको कई बार पामीर हिमालय भी बोल देते हैं, इसको कई बार पामीर हिमालय भी बोल देते हैं, इसको कई बार पामीर हिमालय या इसको आदि हिमालय भी बोल देते हैं, आदि हिमालय, आदि हिमालय का मतलब बहुत पुराना। तो इसकी जो पहली रेंज है दैट इज काराकोरम, यहाँ पर है। इसके बाद लद्दाख आपको देखने को मिलेगी, दिस इज लद्दाख, यहाँ पे भाई जी आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी जांस्कर रेंज आपकी है, ये जांस्कर रेंज है, और कैलाश रेंज आपकी ये रही। मैंने आपको चारों के कलर बताए हैं तो आप देख लेना, ये कैलाश रेंज है, जांस्कर रेंज आपकी ये रही, लद्दाख रेंज आपकी ये रही, और काराकोरम रेंज आपकी ये रही, ठीक है। तो इन चारों के बारे में मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया कि चारों रेंज आपकी कैसे कैसे रहेंगी और कोई दिक्कत भी आपको नहीं रहेगी, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इस प्लेट का हिस्सा, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, याद रखना मैंने क्या बताया, दिस इज पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, पूछा जाता है कई बार, तो ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट हल्की थी, हिस्सा है पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, ये वो हिस्सा जो उठ गया था, इसलिए ट्रांस हिमालय काफी ऊंचा है, ट्रांस हिमालय काफी ऊंचा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई भी दिक्कत यहाँ तक तो हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती। अब इसमें सबसे पहले मैं एक एक रेंज के बारे में बात करूंगा, काराकोरम के बारे में अलग, लद्दाख के बारे में अलग, सबके बारे में अलग हेडिंग डालेंगे। काराकोरम रेंज, सबसे पहले मैं काराकोरम रेंज के बारे में बताऊंगा। काराकोरम, कृष्णगिरी यहीं पर है, काराकोरम में ही आपको कृष्णगिरी देखने को मिलता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कृष्णगिरी काराकोरम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसे हाई एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। इसका जो विस्तार है वो लगभग 965 किलोमीटर तक है भैया, 965 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, राइट। जो हिस्सा आपका यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ तक जाऊँगा तो ज़्यादा बैठेगा। मेरी बात को समझना, सबसे पहले हेडिंग डाल लो काराकोरम रेंज, सबसे पहले हेडिंग डाल लो काराकोरम रेंज की हेडिंग डाल लो काराकोरम, ठीक है। अंग्रेजी वाले छात्रों काराकोरम की बात करो, काराकोरम की बात करो। इसी को कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका ही उपनाम क्या है, इसका उपनाम कृष्णगिरी है, इसी का उपनाम कृष्णगिरी है, कृष्णगिरी है, कृष्णगिरी है, और इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है कहीं ना कहीं। कृष्णगिरी याद रखना, बात कर रहा हूँ कि कृष्णगिरी किसका नाम है, इसी का है। इसी में केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन नाम की चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, केटू, केटू पीओके में है। इसको गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा खोजा गया, तो केटू का नाम ही गॉडविन ऑस्टिन है, इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है केटू को, ठीक है, थोड़ा याद रखना। किशनगंगा इसी को कहा जाता है, किशनगंगा नदी की वजह से, राइट, तो थोड़ा सा याद रखना। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। हाइट कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर है, 8611 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। निकी 4 ही हाइट है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। कैलाश इसी का हिस्सा है, कैलाश इसी का हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। और दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा माउंटेन पास काराकोरम दर्रा यहीं पर है, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा जो है, क्योंकि यार इसका जो विस्तार है, अगर मैं इसके विस्तार को बोलूं तो वो विस्तार कुछ इस तरीके से है, तो इसमें विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा बनेगा, जो कुछ यहाँ पर बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा यहीं पर है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, वर्ल्ड्स सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, ऊंचा दर्रा, दर्रे का मतलब होता है पास, नाम है काराकोरम, काराकोरम जो किसको जोड़ता है, काराकोरम पास। सर काराकोरम पास जोड़ता है इंडिया और चाइना को, दैट जॉइन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना को जोड़ेगा। इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको,
बात ही समझ, ये किसको जोड़ेगा? इंडिया और चाइना को जोड़ेगा निश भाई, इसके बारे में याद रखना। इसके अलावा नुब्रा घाटी यहीं पर स्थित है आपकी, क्योंकि यहाँ एक ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर भी है। यहाँ क्या है मेरे लाल? ट्रांस हिमालय में ही मुझे क्या दिखाई देगा? ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में मुझे सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देता है, सियाचिन ग्लेशियर शेयर मुझे दिखाई देता है यहीं पर। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर के पास में नुब्रा घाटी है, जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। इसी के नजदीक में क्या सियाचिन ग्लेशियर के पास क्या नुब्रा वैली है? नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी है, और नुब्रा घाटी से ही नुब्रा नदी निकलती है। आप अपने आप दिमाग लगा सकते हो इतना कि सियाचिन ग्लेशियर के पास नुब्रा घाटी है और इधर से क्या निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। समझे क्या? समझे? नहीं समझे? ऑपरेशन मेघदूत आपको याद होगा, इंडिया का पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत वो यहीं पर हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है आपका, हाईएस्ट सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, हाईएस्ट बैटलफील्ड यानी युद्ध स्थल भी आपका यही है, हाईएस्ट बैटलफील्ड यानी युद्ध स्थल भी आपका यही है। 1984 का ऑपरेशन मेघदूत यहीं पर हुआ था, ओपी मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत आपका यहीं पर हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत आपका यहीं पर हुआ। दैट इज क्वाइट सिंपल, दैट इज इजी, ठीक है? हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, वो आपको यहीं देखने को मिलती है, ठीक है? याद रखना, कोई दिक्कत है? चलो, सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका साल्टोरा इसके पास में है। यार साल्टोरा रिज यहाँ पे एक बच्चा अगर कुछ यहाँ साल्टोरा रिज है, इधर है साल्टोरा रिज, पीओके के बिल्कुल अंदर है साल्टोरा, साल्टोरा रिज। दूसरा नुब्रा घाटी किधर है भाई? नुब्रा घाटी इधर है, लगभग यहाँ के आसपास है नुब्रा घाटी, तभी तो सिंधु में मिलती है, ठीक है? चलो, बात ही समझ में? ओके, तो आशीष नागर भाई मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको इसमें समस्या नहीं आई होगी और आप इस चीज को बहुत बढ़िया लेवल पे समझ पाओगे। तो मैंने आपको नुब्रा घाटी के बारे में भी बढ़िया वैली हाईएस्ट युद्ध स्थल यहाँ पे है, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत आपका यहीं पर हुआ था, ठीक है? याद रखना, ठीक है? चलो, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ये ग्लेशियर है पर उनका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं, आगे मैं कर दूंगा, ठीक है? पीसीएस के लिए मैं आपको अलग से करा दूंगा, यूपी पीसीएस के लिए मैं बैच यहीं पर। अगला डिस्कशन जो होगा वो हम करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी देखने को मिलती है? लद्दाख की। लद्दाख का मतलब होता है लाख दरों का घर। लद्दाख, लद्दाख का मतलब होता है हाउस ऑफ लैक पासेस। लद्दाख का होता है, लद्दाख का अर्थ है हाउस ऑफ लैक पासेस, हाउस ऑफ लैक पासेस, पासेस, लाख दरों का घर, लाख दरों का घर लद्दाख को कहा जाता है। बात दिमाग में, लद्दाख को कहा जाता है लाख दरों का घर। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी, हाईएस्ट पीक इज राकापोशी। हाईएस्ट पीक इसकी क्या? राकापोशी। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है भाई? हाईएस्ट पीक है भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी अपने टाइगर हिल्स के लिए भी फेमस है। राकापोशी के स्लोप बहुत शार्प है, ठीक है? चलो देखो मेरी बात को समझना, राकापोशी इस तरीके से आपको देखने को मिलती है राकापोशी, इसके स्लोप बहुत शार्प है, बहुत शार्प स्लोप है इसके, ठीक है? इसके स्लोप क्या बहुत शार्प है, ठीक है? याद रखना। और जो सबसे ठंडा मरुस्थल है, सबसे ठंडा मरुस्थल द्रास, द्रास भी लद्दाख में है। मैं आपको बता दूं द्रास जो कोल्डेस्ट आपका पॉइंट है, कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है द्रास, वो भी यहीं पर है। कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है द्रास, वो भी यहीं पर है। द्रास, द्रास इज आल्सो हियर, द्रास भी यहीं पर है, ठीक है? याद रखना भाई। नुब्रा वैली यहीं पर है, मैंने बताया ना। हुंजा, द्रास कहाँ पे मेरे भाई? द्रास इज एट लद्दाख, है ना? और जो सिंधु रिवर है, ठीक है? जो सिंधु रिवर है वो इन दोनों नदियों के बीच में से निकलता है। सिंधु रिवर इन दोनों नदियों के बीच से निकलेगी। अब मेरी बात को एक और को बहुत ध्यानपूर्वक समझना, सिंधु रिवर जो होती है वो लद्दाख को जास्कर के बीच में से निकलती है, ठीक है? चलिए, सिंधु जो रिवर है आपकी, सिंधु रिवर, सिंधु जो होती है, सिंधु SINDH सिंधु रिवर जो है, सिंधु रिवर अगर आप यहाँ पर देखते हैं सिंधु रिवर, तो सिंधु रिवर के बारे में एक बात याद रखना कि सिंधु रिवर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखने को मिलती है। सिंधु रिवर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है, बहेगी, ठीक है? याद रखना, परफेक्ट बात है। करते हैं जास्कर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जास्कर, जास्कर फ्रॉम कृष्णा यादव ऑफ जास्कर, द रेंज जास्कर, यह आपकी दक्षिणतम है। देखो इधर की तरफ आप आओगे, आप जानते हैं मैंने इस चीज को बहुत स्लाइटली इसको कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन छोटी छोटी बातें लोग समझ नहीं पाते, ये छोटी छोटी बातें लोग समझ नहीं पाते। यहाँ मैंने जो बनाने की कोशिश करी वो मैंने बनाया, ये बिंदु इसका दक्षिणतम बिंदु है, ये बिंदु इसका दक्षिणतम है, तो ये वाला बिंदु इसका दक्षिणतम है, वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है? तो मेरी बात को समझना, जास्कर इज सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ हिमालय। ये जो जास्कर है यह हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा है, हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा है, हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा आपका यही होगा, सदर्न मोस्ट ऑफ हिमालय, सदर्न मोस्ट इन हिमालय, सदर्न मोस्ट इन हिमालय, इन हिमालय। फर्स्ट पॉइंट है नंगा पर्वत जो है यह आपका जास्कर श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है, नंगा पर्वत, ठीक है? चलो, इसमें 12 लाचा ला दर्रा आपको यही देखने को मिलता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। ये 12 लाचा ला दर्रा इसी का है, जास्कर में 12 लाचा ला दर्रा है, 12 लाचा ला दर्रा है, 12 लाचा ला इसी में आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे। जास्कर रेंज इट कम्स विद आपका समझ लीजिए सबसे कम पॉइंट के साथ आती है आपकी, ठीक है? लेह को मनाली से जोड़ती है और नंगा पर्वत है, ये लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह मनाली में कभी। दूसरा पॉइंट नंगा पर्वत इसी का हिस्सा है, नंगा पर्वत इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। अगेन हम कह लें कि मैं इसलिए आपका बचता है। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट, ठीक है? चलो, तो जो लास्ट पॉइंट आपका बचता है दैट इज कैलाश रेंज, पुट ऑन द हेडिंग कैलाश रेंज, ठीक है? चलो, ठीक है, बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने भूगोल किसी अन्य शिक्षक से पढ़ लिया, क्या मैं कैलाश हिमालय के बारे में? देखो कैलाश रेंज इंडिया में नहीं है, तिब्बत में, और ये फेमस है क्योंकि इससे बहुत सारी रेंज निकलती हैं, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु रिवर, तीनों कैलाश रेंज निकलती है, ठीक है? तीनों के तीनों कैलाश रेंज से ही निकली हैं, ठीक है? चलो, तो सुष्मिता आपको तब ज़्यादा अच्छा लगा था, ज़्यादा अच्छा शायद आप बताइए, बात का ही विस्तार है, वो लोग पूछने गलत है, बात करें, ठीक है? मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया, ऐसा ही आदमी हूँ मैं, शर्म नहीं करता किसी की बात करता। मैं चौथा पॉइंट कैलाश रेंज तिब्बत में है, मैंने सीधा पॉइंट आपका क्या डाला? कैलाश रेंज मैंने पॉइंट डाला, स्क्रीनशॉट लेना शायद बोर्ड बंद हो सकता है, चलो बच गया। कैलाश सर, कैलाश रेंज जो है आपकी है आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती, ये तिब्बत में है, तिब्बत में है, और ये ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है, पूर्वोत्तर भाग है, ईस्टर्न पार्ट इसके। यहीं पर आपका मानसरोवर ग्लेशियर है, यहीं पर कैलाश की तलछटी के अंदर ही आपकी मानसरोवर घाटी आपको देखने को मिलती है। कैलाश की तलछटी में ही आपको क्या देखने को मिलती है सर? यहीं पर आपको मानसरोवर घाटी देखने को मिलती है, ठीक है? चलो, मानसरोवर ग्लेशियर देखने को मिलता है, ठीक है? सिंधु रिवर यहाँ से निकलती है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलेगी, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलेगी, एंड ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलेगी,
ब्रह्मपुत्र आपकी यहीं से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलेगी, नोट कर लीजिए। ओके, ऑफ लॉर्ड शिवा, दिस इज एडोब ऑफ लॉर्ड शिवा, ऑफ शिवाजी। शिवाजी कहा जाता है भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश को कहा जाता है भगवान शिव यहाँ पाए जाते हैं, तो कोई इसको फतेह नहीं कर पाया। अरे भाई, तो मैंने पूरा कुरम है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। क्रेटर हिमालय का डिस्कशन कर लेते हैं। हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज का हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर? इसकी एवरेज लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। हाइट कितनी है? 6000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर। ये 2500 किलोमीटर है, ये 6000 किलोमीटर। विद इसकी दो तरीके से निकाली जाती है, वेस्ट की अलग है, ईस्ट की अलग है। बात है समझ में? तो औसतन उसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई अलग है, लंबाई अलग है। एक्चुअली लंबाई वहाँ लिखी है, औसतन लंबाई यहाँ पे मैंने लिखी है, ऊंचाई मैंने यहाँ लिखी है, ऊंचाई मैंने यहाँ लिखी है, चौड़ाई मैंने यहाँ लिखी है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, चौड़ाई मैंने यहाँ लिखी है। पश्चिम से कितनी है, पूर्व से कितनी है, यह आपको धनुष्टंकार प्रकार में देखने को मिलेगा। धनुष्टंकार प्रकार में देखने को मिलेगा। दिस इज ऑफ आर्क एन एज। नीच चट्टानें इसके अंदर शामिल हैं, कायांतरिक चट्टानें आपकी मिलती हैं। कृष्ण यादव, मैं समझ गया आप किससे पढ़े हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि आपने अभी ये गलती करी है लिखने में, और मुझे पता है कि गलती किसके द्वारा की गई है। आप ये कह रहे हो कि अवसादी कायांतर दोनों प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ये जिस व्यक्ति ने गलती करी है उस व्यक्ति ने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है, नमचा पर्वत तक है। इसका एक्सपेंशन का एक्सपेंशन इज फ्रॉम नंगा पर्वत। एक्सपेंशन इसका जो है, इसका एक्सपेंशन जो है दैट इज फ्रॉम नंगा पर्वत से नमचा पर्वत। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक है। ठीक है, चलो। आकार इसका धनुष्टंकार है, इसका शेप जो है बो शेप है, बो धनुष्टंकार। धनुष्टंकार आपको देखने को मिलेगा, धनुष्टंकार देखने को मिलेगा, यानी इस तरीके के शेप में आपका होगा। मान के चलिए कि आप पृथ्वी के इस हिस्से को आप ऐसे समझेंगे, इस वजह से स्क्वायर शेप बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, अब ग्रेट हिमालय के बारे में अब हम सीधे तौर पर इसकी प्रमुख चोटियों की बात करेंगे। ठीक है, चलो। इस वजह से इसके अंदर ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसका जो इनसाइड है वो ग्रेनाइट से बना, और जो आउटर लेयर इसकी आपको देखने को मिलती है, इसकी आउटर लेयर के जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किससे मिलकर बना है? सर, आउटर लेयर इसकी सेडिमेंट्री है, अवसादी है, फॉसिल वगैरह काफी अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, चलो याद रखना। अब हम बात करते हैं इसकी मेजर कहाँ आपको देखने को मिलती है। आपको नेपाल में सबसे ज्यादा है। इसकी मुख्य चोटियाँ कहाँ पर हैं? तो इसकी मुख्य चोटियों की अगर मैं बात करूंगा, मुख्य चोटियाँ अलग अलग प्लेसेस पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम इसकी मुख्य चोटियों की बात हम करेंगे, ठीक है, तो मुख्य चोटियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मुख्य चोटियाँ आपकी किस प्रकार की हैं? इसकी ज़्यादातर जो सबसे ऊंची पीक है वो नेपाल में है, क्योंकि वहाँ इसकी सबसे बड़ी जो है आप समझिए चौड़ाई इसकी अच्छी खासी यहाँ पे बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा धौलाधार, महाभारत रेंज, इन सब के बारे में अपन कल डिस्कशन करेंगे। आज मैटर ज़्यादा खिंच जाएगा, मेरी दूसरी क्लास भी है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ क्वेश्चन पे। ठीक है, याद रखना। और इस वाली क्लास को आप लाइक कर लेना सबके सामने। ठीक है, अगर हो पाए प्लीज़ आप इसको लाइक कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है।